इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। सोमवार 13 अप्रैल के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही उन तमाम जहाजों की नाकाबंदी शुरू करेगा जो आबनाए हुर्मुज में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पोप लियो 4 दहम पर भी सख्त तनकीद। उनका ये भी कहना है कि मुझे परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका के साथ मुआहिदा तब मुमकिन हो सकता है अगर वो आमरीयत तर्क करे, जबकि कालीबाफ ने इंतबाह किया कि अगर अमेरिका ने हमारे इरादों का दोबारा इम्तिहान लिया तो वो बड़ा सबक सीखेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान। नाकाबंदी आज से शुरू होगी। पाकिस्तान और तुर्की का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। जानिए अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान, जिसने एक हद तक अपना कोशिश कर दिया और आखिरकार इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और पर उम्मीद है कि ये जंग आखिर इधर ही ख़त्म हो जाए। बात सिर्फ ईरान और अमेरिका का चल रहा है, लेकिन हम लोगों का क्या हालात है, थोड़ा इस बारे में भी हम लोगों को बात करना चाहिए। ईरान और अमेरिका को बाद में देख लेंगे। समय रायना की स्टेज पर वापसी। इंडियन कॉमेडियन समय रायना का करियर किसी दूसरे शख्स के लतीफे के सबब दांव पर लगा था। 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहेगा। सुनिए 90 साल की उम्र तक गायकी जारी रखने और अपने कैरियर में 10,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली आशा भोसले का यादगार इंटरव्यू। मेरा लड़का भी मुझसे लड़ाई करता है कि वो गाना बहुत अच्छा है, तो मैं बोलती तुम लोगों को अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, अभी मेरी पसंद है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। वाशिंगटन डीसी के करीब ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर फ्लोरिडा से वापसी के बाद गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात में वापस नहीं आता तो उन्हें कोई मसला नहीं। ट्रंप ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि वो वापस आते हैं या नहीं, अगर वो वापस नहीं आते तो भी मैं ठीक हूँ। Is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And pretty beautiful thing to see. ये बयान उसके एक दिन बाद आया है जब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात किसी मुआहदे पर मुंतज नहीं हो सके थे। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी अच्छी तरह बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन 2 अमेरिकी फिजाई एहलकारों के बारे में भी ताज़ा मालूमात फराहम की जिन्हें इस माह के आगाज में ईरान से बचाया गया था, जब उनका लड़ाका तैयारा मार गिराया गया था। ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर साफियों को बताया कि वो बहुत अच्छी हालत में हैं और हमें उन पर बहुत फख्र है। इनमें एक पायलट शामिल था जिसे जहाज से निकलने के फौरन बाद तलाश कर लिया गया था और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर शामिल था जिसे ईरान के पहाड़ों में 24 घंटे से ज्यादा छुपे रहने के बाद बचाया गया था। दोनों को इस वाक़े में जख्मी भी होना पड़ा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि नेटो ने आबनाए हुर्मुज को खुलवाने में मदद की पेशकश की है। उन्होंने ये बात फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कही, जो इस ऐलान के फौरन बाद सामने आया कि अमेरिका इस अहम बहरी गुजरगाह की नाकाबंदी का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका नेटो से बहुत मायूस था, लेकिन अब वो आना चाहते हैं और आबनाए हुर्मुज को खुलवाने में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस अहम आबी गुजरगाह को खुलवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए हम आबनाए हुर्मुज को हर कीमत पर खोलेंगे और उनके बकौल ये रास्ता ज्यादा देर में नहीं जल्द दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा।
ट्रंप ने मजीद बताया कि अमेरिका वहां माइन स्वीपर्स भेज रहा है और उनके मुताबिक बरतानिया जो नेटो का रुकन है भी ऐसा करेगा। उन्होंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक बरतानिया और चंद दीगर मुमालिक भी माइन स्वीपर्स भेज रहे हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान अब भी जोहरी हथियार चाहता है और इस इरादे का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान किया। ट्रंप ने कहा कि वो अब भी ये चाहते हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में ये बात वाज़ेह कर दी है, लेकिन ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप इससे कबल भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हुए क्योंकि तेहरान अपने जोहरी अज़ाइम तर्क करने पर आमादा नहीं था। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा था कि दोनों फ़रीक मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन ईरान को इंतहाई सख्त मौक़िफ़, बदलते हुए मुतालबात और रुकावटों का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पॉप लियो चारधाम पर भी सख्त तनकीद की। ये तनकीद रोमन कैथोलिक चर्च के पहले अमरीकी सरबराह की जानिब से ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर की धमकी की मजम्मत करने पर की गई। ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में अमरीकी सदर ने लिखा कि पॉप खारिजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब हैं। ट्रंप ने यह भी लिखा कि मैं ऐसा पॉप नहीं चाहता जो ये समझे कि ईरान के लिए जोहरी हथियार रखना ठीक है। पॉप के बारे में दीगर शिकायत गिनवाते हुए ट्रंप ने लिखा कि पॉप लियो जराइम के मामले में कमज़ोर, जोहरी हथियारों के मामले में भी कमज़ोर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पॉप लियो ने ट्रंप की इस धमकी पर तनकीद की थी कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहदा ना किया तो एक पूरी तहजीब आज रात मर जाएगी। इसे वाकई नाकाबिले कबूल करार देते हुए उन्होंने मजीद कहा था कि यकीनन बैनुल अक़वामी कानून के सवालात मौजूद हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये एक अखलाकी सवाल भी है। Imagine a country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. With Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दावा किया है कि अगर अमरीकी हुकूमत अपनी आमिराना रविश तरक करके ईरानी कौम के हकूक का एहतराम करे तो अमरीका के साथ एक मुआहदा होना मुमकिन हो सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ईरानी सदर का ये बयान ईरानी मीडिया की जानिब से सदर पज़ेश्कियान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की खबरों के बाद सामने आया है। ईरानी मीडिया में सदर पज़ेश्कियान के हवाले से कहा गया था कि अमरीका के साथ मुआहदा दस्तरस से बाहर नहीं, जबकि ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अहम रुकन मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के हुक्म के रद्द-ए-अमल में कहा है कि ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ। ये कोई नारा नहीं है, हमने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमरीकियों ने एक बार फिर हमारे इरादों का इम्तिहान लिया तो हम उन्हें बड़ा सबक सिखाएंगे। इतवार को सहाफ़ियों से अपने दौरा पाकिस्तान और जेडी वैंस के साथ मुज़ाकरात के बारे में बात करते हुए कालीबाफ ने जोर दिया कि हमने शुरू से ऐलान किया है कि हमें अमरीकियों पर भरोसा नहीं है। हमारी बेएतमादी की दीवार 77 साल पुरानी है और उन्होंने 1 साल से भी कम अरसे में मुज़ाकरात के वक्त में हम पर दोबारा हमला किया है, लिहाजा वो वही हैं जिन्हें हमारा एतमाद हासिल करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के नए बयानात और आबनाए हुर्मुज़ के बारे में उनके इंतबा के जवाब में कालीबाफ ने मजीद कहा, इस तरह की धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होता। हमने साबित किया है कि ये नारा नहीं है और दुनिया ने इसे अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे और अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम मंतक से निपटेंगे। हम उन्हें एक बार फिर ऐसी धमकियों को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने भी अपने हालिया बयान में दावा किया कि तेहरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ होने वाले अमन मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ हिस्सा लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि जब हम इस्लामाबाद में मुनक़दा मुज़ाकरात के दौरान मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात, बदलते हुए अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में लिखा कि नेक नियति को जन्म देती है और दुश्मनी को फरोग देती है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी पीर यानी आज से शुरू हो जाएगी।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऐलान के मुताबिक 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे ईस्टर्न टाइम ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और निकलने वाली तमाम समुद्री ट्रैफिक की नाकाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक ये नाकाबंदी तमाम मुमालिक के जहाज़ों पर यकसा तौर पर नाफिज की जाएगी जो ईरानी बंदरगाहों या साहिली इलाकों में दाखिल होंगे या वहां से निकलेंगे। इसमें खलीज और बहराए ओमान में वाक़े तमाम ईरानी बंदरगाहें शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया कि सेंटकॉम आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले उन जहाज़ों की राह में रुकावट नहीं डालेगी जो गैर ईरानी बंदरगाहों की जानिब या वहां से आ रहे हों। सेंटकॉम का कहना था कि नाकाबंदी के आगाज से कबल तिजारती जहाज रानी के इदारों को बाज़ाबिता नोटिस के जरिए मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करने वाले तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी के अमल का आगाज कर रहा है। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया का कहना है कि अब भी गुजरगाह के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज से इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। दिफाई तज्जियाकार जस्टिन क्रम्प के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का मंसूबा ईरान की जंग में मजीद शिद्दत का बाइस बनेगा और ये अमन मुआहिदा हासिल ना होने पर ट्रंप के गुस्से की अक्कासी करता है। क्रम्प ने कहा कि इन तजावीज़ के नतीजे में ईरान अपने खरीदारों जैसे चीन को तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा जिससे ईरान पर दबाव मजीद बढ़ेगा। दूसरी तरफ खबर यह है कि बरतानिया ईरान की बंदरगाहों के खिलाफ अमरीकी फौजी नाकाबंदी के निफाज में हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी बहरी जहाज और फौजी अहलकार ईरानी बंदरगाहों को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ताहम बरतानिया के बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज और एंटी ड्रोन सलाहियतें खित्ते में अपना काम जारी रखेंगी। बरतानवी हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा कि हम जहाज रानी की आज़ादी और आबनाए हुर्मुज को खुला रखने की हिमायत जारी रखे हुए हैं जो आलमी मईशत और मुल्क में जिंदगी गुजारने के अखराजात के लिए निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार और तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में पेश रफ्त पर गुफ्तगू की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेश रफ्त पर गुफ्तगू की गई और फ्री कैन पर जंग बंदी की पाबंदी पर जोर दिया गया है। बयान के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। बयान के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान के मुताबिक हाकान फिदान ने इसहाक डार को डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत भी दी। पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार और मिस्र के वजीर खारजा के दरमियान भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात और इसकी पेशरफ्त के हवाले से बातचीत हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मिस्र के वजीर खारजा HE बदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसहाक डार ने अपने मिस्री हममनसब को इस्लामाबाद मुज़ाकरात और फ्री कैन के दरमियान रवाबत को आसान बनाने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से आगाह किया। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक इसहाक डार ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम फ्री कैन के लिए जंग बंदी के लिए अपने अज़म को बरकरार रखना जरूरी है। बयान के मुताबिक इसहाक डार ने खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेकाम के हुसूल के लिए मुसलसल बातचीत और सिफारतकारी की जरूरत का इयादा किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ेर बहस हैं। ताहम इन मुज़ाकरात के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, जानिए तुरब असगर और फुरकान इलाही से। गुज़िश्ता 2 दिन से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के माबैन जो है मुज़ाकरात हो रहे थे और ये डिस्कशन जो है वो हर जगह आपको पाकिस्तान में नज़र आएगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर घरों में भी और उसके साथ साथ पब्लिक स्पॉट्स पर भी। इस वक्त मैं जिस पब्लिक स्पॉट पर मौजूद हूँ वो एक चाय का होटल है और यहाँ पर जो नौजवान हैं काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और इस पीस प्रोसेस को वो किस तरह देखते हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये इन मुज़ाकरात के बारे में क्या सोचते हैं। कि अमेरिका और ईरान जैसे हरीफों के दरमियान मुज़ाकरात कराना, पाकिस्तान का ये जो पीस प्रोसेस था इसको आप किस तरह देखते हैं, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? ये होना चाहिए, जो पाकिस्तान करा रहा है वो और भी बड़ी बात है। एज ए पाकिस्तानी आई फील प्राउड कि यार मेरी कंट्री यार ये काम कर सकती है और ये कर रही है। जंग का असर ज़ाहिर है पूरी दुनिया पे पड़ता है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में नाम अच्छा होगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट हो गया, पूरी दुनिया में हमें पहचाना जाएगा एज अ
पीस के तौर पे ना, कि इन्होंने पीस अमन कायम करने की पूरी कोशिश की है। पहले लोग हमें टेररिस्ट ऐसा समझते थे, लेकिन ये है कि एक चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में शो ऑफ करना एक अच्छी बात है। आप में से किसी को कोई उम्मीद थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो बगैर नतीजे के ख़त्म हो जाएंगे? पहले भी लग रहा था कि ये टॉक सिर्फ एक नाम का हो सकता है, क्योंकि इसमें यह है कि दोनों, अगर आप किसी भी डायलॉग में अगर आप जाना चाहते हो, आप दोनों फरीकें को इस तरफ लाना पड़ेगा कि दोनों सॉफ्ट होने चाहिए। उनका लहजा, कुछ कंप्रोमाइज़ ईरान ने भी करने थे, कुछ कंप्रोमाइज़ यूएस ने भी करने थे। किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को आगे आके कि भाई आपने नहीं किया, मैं आपको तबाह व बर्बाद कर दूंगा, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इसके कोई रिजल्ट्स आने वाले थे या आएंगे। अमेरिका की बात की जाए, यूएस ने ऐसे नुकात रखे थे जो ईरान के लिए पॉसिबल भी नहीं थे कि वो इन नुकात पे अमल करें। सबको ये फील भी हो रहा था और सबको ये पता भी था कि यार इसका कोई हल नहीं निकलेगा इस मीटिंग में, क्योंकि आप अपने अपोनेंट से मिलते हो जिसके साथ आपने 40 दिन तक आपकी मुसलसल उसके साथ आपकी वार रही हो, तो फर्स्ट मीटिंग में तो उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला था। बाकी होपफुली अगर पाकिस्तान इसी तरह काम कर ले तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं। पाकिस्तान को आइंदा भी ऐसे मुज़ाकरात में किरदार अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, अगर कोई मसला किसी भी जगह होता है तो तीसरे बंदे ने इस मसले को हल करना होता है। अगर मैं नहीं कर सकता, चाइना नहीं कर सकता, तो एक बंदे ने आगे आना है। पाकिस्तान इसलिए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है क्योंकि देखा जाए पूरी दुनिया में इस टाइम ना जंग का माहौल छिड़ा हुआ है, और कंपैरेटिवली पाकिस्तान के जो है यूएस के साथ भी मामला बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और ईरान के साथ भी बॉर्डर जो है एक तो बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं। तो ये एक वजह कि पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है एज अ मीडिएटर दोनों में जो है निगोशिएशन करवाने के लिए। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया में अगर अमन के लिए किसी हद तक कोई भी मुल्क जाए, चाहे वो हिंदुस्तान जाए, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान भी अगर मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है तो अच्छी बात है, और अमन के लिए जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि हम मीडिएटर के नाम पर दुनिया में तो छा गए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल बने हुए हैं, जो सप्रेस्ड वॉइसेस हैं, उनसे ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ हमें ये इशू ले जा रहा है। कोई भी अगर मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान, जिसने एक हद तक अपना कोशिश कर दिया और आखिरकार इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और पर उम्मीद है कि ये जंग आखिर इधर ही ख़त्म हो जाए। बात सिर्फ ईरान और अमेरिका का चल रहा है, लेकिन हम लोगों का क्या हालात है, थोड़ा इस बारे में भी हम लोगों को बात करना चाहिए। ईरान और अमेरिका को बाद में देख लेंगे। ईरान और अमेरिका जब तुम्हारा सोच नहीं लेगा, हमारा गवर्नमेंट अपना आवाम का सोच नहीं लेगा, हमारा गवर्नमेंट जो गरीब आवाम है उसका मशहद करने सोच लेगा, तो अमेरिका और ईरान का हम क्या बात करें? इस बात पर सोचो कि हम लोगों का क्या हालात है। अब बात एक ऐसे कॉमेडियन की जिनका कैरियर एक तनाज़े के बाद तकरीबन खत्म हो गया था, मगर अब वो दोबारा स्टेज पर जलवागर हो गए हैं। जी हाँ, बात हो रही है इंडियन कॉमेडियन समय रैना की, जो कई माह के वक्फे के बाद अब एक बार फिर सादा से हुलिये में बिखरे बालों के साथ स्टेज पर नमूदार हुए हैं। चेकदार कमीज पहने समय रैना स्टेज पर लबों पर ऐसी मुस्कुराहट दबाए खड़े हैं जैसे कोई लतीफ़ा उनकी जुबान पर आने को तैयार हो, और उनके सामने मौजूद नाजरीन उनके बोलने से पहले ही हंसने लगते हैं। 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहेगा। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। एक साल पहले तक समय रैना का शुमार इंडिया की तेजी से बढ़ती हुई कॉमेडी दुनिया के नुमाया फनकारों में होता था। उनके पास ऑनलाइन लाखों नाजरीन थे और इंडिया के साथ दुनिया भर में उनके शोज हाउस भर जाते थे। उनका यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट टैलेंट मुकाबलों का एक बेतरतीब मगर पुरजोश पैरोडी शो था, जिसमें खुले और फिलबदी मिजाज को मिलाकर स्ट्रीमिंग कल्चर पर इन्हिसार करने वाली नस्ल की सोच को टारगेट किया गया था।
फिर उस वक्त अचानक सब कुछ उलट पलट गया जब शो में किसी और के कहे लतीफे ने उनके शो को तनाज़े का शिकार कर दिया। इस मुश्किल की शुरुआत उस वक्त हुई जब मेहमान पॉडकास्टर रणवीर अल्लाबादिया, जो अपने लाखों फॉलोअर्स के लिए बेयर बाइसेप्स के नाम से जाने जाते हैं, ने एक उम्मीदवार से एक नाजेबा और सख्त तनकीद पर मबनी सवाल किया। पुलिस में दर्ज शिकायत में फाशी फैलाने का इल्जाम लगाया गया और समय रायना समेत शुरुका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामला उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब रायना के एडिटर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें पूरी सीरीज हटाना पड़ी। ये तनाज़ा उनके कैरियर को तकरीबन ख़त्म कर गया। कई माह तक वो कैमरे से दूर रहे और आवाम में जाने से गुरेज करते रहे। अब 29 साला कॉमेडियन की दोबारा वापसी हो गई है और दोबारा शोहरत पाने के लिए वो इसी मिजाह का सहारा ले रहे हैं जिसने उन्हें पस मंजर में जाने पर मजबूर किया था। रवां हफ्ते उन्होंने स्टिल अलाइव के नाम से एक यूट्यूब पर शो रिलीज किया, जिसे नाकदीन उनका अब तक का सबसे बेहतरीन काम करार दे रहे हैं। सामीन, आशा भोसले इंडिया की मारूफ गुलकारा जो कल सुबह मुंबई में वफात पा गई थी, वो 92 बरस की थी। आशा भोसले ने 90 बरस की उम्र तक गायकी जारी रखी और अपने करियर में 10,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आशा भोसले का ये ऑडियो इंटरव्यू जो 21 नवंबर 2010 को रिकॉर्ड किया गया था, आज उनकी वफात के मौके पर दोबारा पेश किया जा रहा है। जब आप लोग के शुरुआती दौर था दीदी, आप हाँ। थे और दूसरे कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी साहब या मुकेश जी, किशोर कुमार साहब, तो इन सब के साथ लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। वो दौर क्या था म्यूजिक रिकॉर्डिंग का, जरा उसे प्लीज वहाँ हमें बताएं। लाइव रिकॉर्डिंग ही होती थी। वहाँ तब कुछ भी वो नहीं था, सारे म्यूजिशियन सामने होते थे। हमारी लाइनें जैसे आ रही हैं हमें पता होती थी। सम टाइम हम एक दूसरे को मदद करते थे कि ये सुर इधर जा रहा है, ये इधर सुर जा रहा है। कान में बताती थी मैं कि इस सुर में जाना है, इधर हमको रुकना है। कुछ भी किशोर और रफ़ी साहब को बहुत की करती थी मैं। दीदी की आदत वो ऐसी थी, खाली खाली मुझे देख के आंखों से बताती थी कि शुरू करो, या मैं उसको बताती थी कि अब आ रहा, अभी तुम्हारी लाइन आ रही है। इस तरह हम लोग एक दूसरे को ये करते थे, बताते थे। जी, तो सबसे बढ़िया आपको आपका किन के साथ चलता था इस तरह की इशारोबाजी में? सभी के साथ अच्छा था। किशोर के साथ बड़ा अच्छा था और दीदी के साथ भी। दीदी के मेरे जो गाने हैं जैसे आलाप शुरू होते हैं, तो आलाप तो के लिए 1-2 दे नहीं सकते हैं ना, आलाप तो अचानक शुरू होती है। तो वो अचानक जैसे आलाप आने वाले, तो मैं दीदी को आड़े आंख से देखती थी, उसका हाथ ऊपर जाता था तो मुझे पता होता था कि अभी तान शुरू होने वाली है आलाप। तो ऐसे हमारा आलाप था, वो शुरू हो जाता था। ज्यादातर शंकर जय किशन के गानों में आलाप का बहुत तरीका था और वो हमको एक दूसरे को देख के ही करना पड़ता था। जी, कोई ऐसी घटना आपको याद है दीदी जहाँ के एक आपने इशारा किया हो या किसी दूसरे कलाकार ने किया हो और वो इशारा जो है गलत समझा गया हो? मतलब वो क्यों नहीं सही था? ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि रिहर्सल होती थी, तो ऐसा नहीं होता था। तो आजकल जब आप वैसे तो आप बहुत चुनिंदा गाने गाने लगी दीदी। हाँ, अच्छे गाने होते। तभी कल ही मैंने एक गाना गाया समीर टंडन का और वो बहुत ही सुंदर गाना था। अब देखिए कल डुएट गाना था, मेरे को शान को गाना था, शान यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने फिर सोच के शान को मेरे सारे पोर्शन गाए और गाना बहुत अच्छा हुआ वैसे हो। लेकिन अगर शान होते तो गाने में और चार चांद लगता है, केमिस्ट्री बनती। चार चांद लगते, लेकिन क्या होता है ना कि जब तक सामने वाला नहीं हो उसको सवाल जवाब का मजा नहीं आता ना। तो मैंने अपने सोच के सवाल जवाब भी दे दिए, उनके गानों पे आलाप भी करके रखा, बीच में बोल के भी रखा। सच ऐसे से बोलना था, मैंने अपने मन से कहीं कहीं बोल के सब रख दिया। तो वो गाना इतना अच्छा हुआ और शान आएगा तो और चार चांद लग जाएंगे। जी, आपके स्टाइल को अभी आज के जनरेशन में कौन गायिका है जो सबसे करीब से छू पाती है, आपको क्या लगता है? मेरा स्टाइल ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। और हमारी जो रेंज थी बहुत लंबी थी, ऊंची थी बहुत, तो गाने ऊंचे बनते थे। कि आप गाने अगर देखेंगे, कैबरे सॉन्ग्स जितने भी आप देखेंगे, आज कैबरे उस वक्त बोलते थे, आज क्या बोलते उसको मालूम नहीं, एटम सॉन्ग या कुछ भी बोलिए, तो बड़ा ऊंचा होता था और बड़ी लयकारी और ये बहुत होता था उसमें। आजकल वैसे गाने तो बनते नहीं हैं और जो गाए जाते बड़े लो सुर में होते हैं। लड़कियां लो सुर में गाती हैं और लड़के बहुत ऊंचा गाते हैं। आज उल्टा हो गया, उस जमाने में लड़के लोग आते थे और हम लोग बहुत ऊंचा गाते थे।
आपने मार्क किया होगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि एक आम जो हम लोग आजकल क्या हो गया है, पाकिस्तान के मतलब सिंगर्स आते हैं और जो आते हैं यहाँ पर भी जो है ज्यादा मार्फत वाले जो होते हैं ना, ऊपर गाने वाले, अल्लाह मतलब मौला गाते हैं ना, वैसे ऊंचा गाने वाले लोग हैं। तो वो ऊंचा गाने वाले लोग जब फिल्म के गाने गा रहे हैं तो वही ऊंचापन आ रहा है, उनको बहुत ऊंचा गवा रहे हैं। लड़कियां इतना ऊंचा नहीं गा सकती हैं, उनको नीचे का पोर्शन दिए जा रहे हैं। मेरे ऐसे सब लोग कह रहे हैं, मैं तो कम सुनती हूँ, लेकिन मुझे आर्टिस्टों ने ही बताया कि ऐसे हो रहा है आजकल। जी लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि फिर भी आप गाने वालों में से किन का नाम लेना चाहेंगी जो जिनका भविष्य आपको लगता है कि बहुत अच्छा है या अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, कुछ आपकी पसंद की? अच्छा, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना चांस नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। जैसे एक लड़की के लिए एक हीरोइन प्रधान फिल्म होनी चाहिए जिसमें कि 5-6 गाने उसके होने चाहिए, या लड़के का होना तो लड़के के एक लड़के को ही 5-6 गाने मिलने चाहिए, तब जाके उनका हुनर बाहर आता है। अभी क्या होता है कि एक आध गाना होता है फिल्म में, वो भी डुएट होता है, मतलब इतना चांस नहीं है और उतने गाने नहीं होते फिल्मों में। हमारे वक्त में गाने, एक फिक्र थे आजाद, उसमें 14 गाने थे, 10 गाने तो होते ही थे, 8 गाने तो कहीं नहीं गए, ऐसा होता था। तो लड़कियों को गाने का चांस मिलता था, हीरोइन के गाने होते थे तो उनको नाम भी मिलता था, गाने भी चलते थे। 8 गानों में से 5 गाने तो जरूरी चलते थे। जी दीदी, आप खूब एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, आपने कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट्स से वो आप घबराई नहीं हैं, जब भी एक नई बात लहर की अभी मैंने एक गाना किया है, रब राखा गाना किया। सबको लगा कि ये गाना शुरू हुआ है तो अभी ये ऐसे मार्फत को जाएगा और चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ताने मारेंगे, ऐसा कुछ होगा, सब सोच रहे थे। लेकिन हमने जैसे रब राखा आया तो रॉक बना दिया। आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनती हैं, वेस्टर्न सिंगर्स, म्यूजिशियंस में आपका खूब इंटरेस्ट है दीदी, आप सुनना पसंद करती हैं? जी हाँ, मैं सुनती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बर्मन साहब से तब तो बहुत ज्यादा सुना है मैंने। कोई भी सिंगर ऐसा नहीं है फॉरेन का या ऑर्केस्ट्रा या जैज या ओपेरा, मैंने सब सुना हुआ है और मुझे बचपन से अच्छा लगता था। बचपन में कोल्हापुर में हम लोग बहुत इंग्लिश फिल्में देखते थे। अच्छा दीदी, बर्मन जी का जिक्र किया आपने तो बस एक ये बात आपसे पूछना थी कि आपका जो एक गाने का दौर था आपका, बर्मन साहब का, जो आप लोगों ने जादू क्रिएट किया है वो तो अब पता नहीं कौन कर पाएगा, लेकिन आप मिस करती हैं एक उस तरह के म्यूजिशियन को, आर डी बर्मन साहब? बहुत ज्यादा। उस वक्त के बर्मन साहब तो खैर मेरे ही थे, लेकिन जैसे मदन भैया है, जैसे शंकर जय किशन है, जो भी उस जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर थे, आज उनको सब मिस कर रहे हैं, हम सब मिस करते हैं। अच्छा दीदी, एक जगह कहीं हमने सुना कि आप इतनी सफाई की शौकीन थी कि एक बार आपको बर्थडे गिफ्ट में पंचम दा ने एक झाड़ू गिफ्ट किया था। जी हाँ। अच्छा। झाड़ू के अंदर मच्छी रखी थी और मच्छियों के आज इर्द गिर्द झाड़ू रख के मेरे को दिया था, क्यों मैं खाना पकाती हूँ, मच्छी अच्छी पकाती हूँ, तो उन्होंने मच्छी भी दी और झाड़ू सफाई के लिए दिया, और एक हाथ में बंगड़ी दी थी, उस बंगड़ी को भी एक सोने का झाड़ू लगा के दिया था। अभी मेरे तो खाने पीने के बहुत शौकीन थे और खाना आप अच्छा पकाती हैं। जी। तो आप लोग का जो म्यूजिक रिहर्सल्स वगैरह चलता था वो हमेशा ही घर में भी चलता होगा, बाहर भी चलता होगा? नहीं, घर में ही होता था ज्यादातर, घर पे। मतलब उनका जो रिहर्सल रूम जो होता था, उस रिहर्सल रूम में ही सब सिंगर हो या कुछ भी हो वहाँ बैठते थे। उससे पहले जब उसका नाम नहीं था, नया नया आया था, तब हमारे घर पे आके रिहर्सल करता था। अच्छा, संगीत को लेकर के आपके मियाँ बीवी जैसे झगड़े होते थे? झगड़े नहीं होते थे, लेकिन सम टाइम मुझे अच्छा नहीं लगे तो मैं बोल देती थी मुझे ये गाना पसंद नहीं आया, तो बोलता था क्यों नहीं आया, इतना अच्छा ये है वो है। मतलब नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे इस तरह कभी कभी होता था, ज्यादा नहीं। वो मेरी एक आंख से समझता था कि ठीक नहीं है। अच्छा, ये बता दीदी कि उनके जो संगीत उन्होंने दिया है, जो कुछ अभी तक हमारे पास है, जो थाती है हमारे पास, आप उनमें से सबसे पसंदीदा आपका कौन है और कौन है जो आपको पसंद नहीं आया उनके कॉम्पोजिशन से? नहीं, ये तो बताना मुश्किल है, लोग मेरे को बहुत पागल समझेंगे। नहीं दीदी, नहीं समझेंगे, आप इतनी बड़ी कलाकार, आप जो कह देंगी सोना है। तीसरी मंजिल का एक आखिरी गाना था जो रफी साहब ने गाया था, मिल गई ना 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 नन गया आसमां ते नना ना 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 तो नन ना तुम
तुमने, ऐसा कुछ गाना था ना। जी जी जी, तुमने मुझे देखा। हाँ, तो वो गाना मुझे नहीं पसंद था क्योंकि पूरा म्यूजिक उसका इतना चुलबुला और इतना इस किस्म का था कि उसके सामने वो गाना मुझे ऐसा लगा बहुत स्लो है। तो मैंने उनसे कहा मुझे ये गाना स्लो लग रहा है, पिक्चर में अच्छा नहीं लगता है। तो उनको बड़ा बोले नहीं वो सिचुएशन ऐसी है फलाना है ढिमका। मैंने कहा कुछ भी हो, वहाँ मुझे बर्मन साहब पंजाब नहीं दिख रहा है, ऐसे मैंने कहा था। मेरा लड़का भी मुझसे लड़ाई करता है कि वो गाना बहुत अच्छा है। तो मैं बोलती तुम लोगों को अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, अभी मेरी पसंद है। अच्छा, आपको जो बहुत पसंद आया हो उनके कॉम्पोजिशन में, आपका फेवरेट कौन सा है? सब गाने उसके अच्छे, फिर भी सब दीदी के गाने, दिल भर दिल दे न न न न न दिल भर। तो क्या आपके लिए मुश्किल हुई कि लोग ये नहीं भूल पाए कि आप लता जी की छोटी बहन मुझे हैं? बहुत तकलीफ हुई। मुझे हमेशा तराजू में डाल के रखा था कि ये बड़ी के वो बड़ी, उसका नाम ज्यादा है कि इसका नाम, ये अच्छा गाती है कि उस बहन जैसे नहीं है। हर वक्त मुझे ये सुनने को मिलता था, हर वक्त ये सुनने को मिलता था। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिए गए हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लैंचियान ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि चीन इस बात की उम्मीद करता है कि जंग बंदी बरकरार रहेगी, तनाज़ात को दोबारा भड़काने की बजाय सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि चीन इस बात का ख्वाहिशमंद है कि खलीजी खित्ते में जल्द अमन की बहाली के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में नामालूम अफराद ने इंसदादी पोलियो टीम पर हमला किया है, जिसमें एक अहलकार हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 हमला आवरों की हलाकत की इतला है, लेकिन उनकी लाशें हमला आवर साथ ले गए हैं। हंगू पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि यह हमला हंगू के इलाके छपरी वजीरान में पेश आया है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शिद्दत पसंदों ने पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग की है, जिसमें 5 पुलिस एहलकारों को जख्म आए हैं। उनमें से एक एहलकार की जान चली गई है। पुलिस तर्जुमान के बयान में कहा गया है कि वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद शिद्दत पसंदों की तलाश में मसरूफ है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि हंगू में जारी पोलियो मुहिम मामूल के मुताबिक जारी रहेगी और शिद्दत पसंद कौम के हौसले हरगिज पस्त नहीं कर सकते।